तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-116 एरोप्लेन में आतंकवादी। शौर्य बेलगांव से वापस मुंबई पहुंच गया था। जब वह वापस आया तो देखा कि सभी लड़कियां साइट पर काम देखने गई थी। जिया और प्रिया भी आज घर पर नहीं थी, वे दोनों भी रिया और सिमरन के साथ गई हुई थी। शौर्य ने घर पर आते ही खुद के कपड़े बदल दिए और फिर वह सीधा अपने साइट पर पहुंच गया। यहाँ पर काम जोर शोर से चल रहा था। एक रात में अचानक बनी नई इमारतों की वजह से हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही थी। लेकिन शौर्य शौर्य था, उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और वहां से चला गया। आज शौर्य ने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया और विला पर वापस आया। उसने घर आते ही बड़े दादाजी से कॉल करके बात की और उन्हें मुंबई आने का आग्रह किया। पहले तो दादाजी उम्र का कारण बताकर बात टाल सकते थे, मगर अब नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने घर के सभी लोगों को छुट्टियों के दौरान शौर्य के पास जाने का निर्णय लिया। शौर्य ने इसके बाद आर्या को कॉल किया, जो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर अपने बिजनेस के अकाउंट्स चेक कर रही थी। शौर्य का फोन देखकर आर्या ने फोन तो उठा लिया, मगर उसकी आवाज में इस बार वह अपनापन नहीं था। उसकी आवाज शौर्य को रुखी लगी। जब से वह वापस गई है तभी से शौर्य ने उसे कॉल नहीं किया था। लेकिन आज जब उसे शौर्य ने कॉल किया तो उसने बड़े ही ठंडेपन से शौर्य को काम में व्यस्त होने का कारण बताया और फोन रख दिया। इस वक्त आर्या की टेबल पर एक फूलों का गुलदस्ता था जिसमें एक दिल का सिंबल बना हुआ था और उस पर कुछ लिखा था। इधर शौर्य ने भी इस बात को इतनी तुल नहीं दी और अपने काम में बिजी हो गया। इस वक्त शौर्य रविवार का दिन देखकर छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे पर निकलने वाला था और आज के दिन शनिवार था, यानी कल शौर्य को छत्तीसगढ़ के लिए निकलना था। शौर्य ने अपने मोबाइल में कुछ मैसेज टाइप किए और सभी को सूचित किया कि वह अगले कुछ दिनों तक बाहर जा रहा है और उसका फोन बंद रह सकता है। शौर्य ने ये सब तय करके शौर्य अपनी तलवार पर सवार होकर वहां से निकल गया। आज शौर्य का मकसद था कवच और कुंडल को ढूंढना। शौर्य ने प्राचीन ग्रंथों में कर्ण के कवच और कुंडल का जिक्र होते हुए पढ़ा था। कुछ दिन पहले ही उसने, जब वह अपने स्टोरेज रिंग को टटोल कर देख रहा था, तभी उसमें उसे एक किताब मिली जो स्वयं भगवान कृष्ण के हाथों लिखी हुई थी। इसमें उन्होंने कर्ण के कवच और कुंडल निकालने से उन्हें कहाँ रखा गया है, इसकी पूरी जानकारी वर्णित थी। जब शौर्य दिल्ली से महाराष्ट्र की ओर आ रहा था तभी वह घूमते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर से गुजरा था। तब उसे वहां के एक छोटी टीला नुमा पहाड़ी पर भारी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई थी। शौर्य ने जब उस पहाड़ी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश की तो उसे अपनी दिव्य दृष्टि को कोई चीज रोकते हुए महसूस हुए। तभी शौर्य ने उस पहाड़ी को ध्यान से देखा तो उसे कृष्ण ने किए हुए वर्णन की याद आई। शौर्य तुरंत समझ गया कि उसे यहाँ कवच और कुंडल मिल सकते हैं, लेकिन जो अदृश्य शक्ति इसे यहाँ छुपा रही है उसे शौर्य को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन शौर्य का दिमाग हमेशा सीधा चलता था, तो उसने उस पहाड़ी को तोड़ने का निर्णय लिया। इसीलिए शौर्य ने चीफ से वो परमिशन मांगी थी। आज शौर्य ने इसी पहाड़ी पर आने का फैसला किया था। वैसे तो शौर्य को यहाँ पहुंचने में अधिक समय नहीं लगने वाला था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और वह धीरे धीरे तलवार पर हवा का आनंद लेते हुए उसने लगा। जब शौर्य ऐसे ही उड़े जा रहा था तभी रात में चंद्रमा आसमान में अपनी रोशनी बाई कर रहा था। इस हल्की रोशनी में शौर्य उड़ाते हुए किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। तभी शौर्य को एक आवाज सुनाई दी। इस वक्त आसमान में इतनी शांति थी कि शौर्य को वह आवाज कई किलोमीटर दूर से सुनाई देने लगी। शौर्य ने जब मुड़कर देखा तो ये एक पैसेंजर प्लेन था जो उड़ रहा था। शौर्य ने उसे देखकर अपनी ऊंचाई बढ़ा दी ताकि वह किसी को नजर न आए। जब प्लेन शौर्य के पास से गुजरा तो शौर्य ने उसकी खिड़की के अंदर देखा तो पाया कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। प्लेन के अंदर दो बंदूक पकड़े लोग प्रवासियों को धमका रहे थे। ये लोग मालदीव के आतंकवादी संगठन से थे और इन्होंने दिल्ली से मालदीव जाने वाले प्लेन को हाईजैक कर लिया था। अभी भी प्लेन भारत के हवाई सीमा क्षेत्र में था। शौर्य ने इसे देखा और वह तुरंत प्लेन के नजदीक गया। विमान के अंदर लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, साथ ही सभी लोगों को इन आतंकवादियों को गन पॉइंट पर रखा था। वे लोग सफर कर रहे लोगों का उपयोग करके अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना चाहते थे। शौर्य ने जब ये देखा तो उसने अपनी स्नाइपर से पहले उन्हें मारने के बारे में सोचा, मगर उसका ऐसा करना यानी सभी लोगों की जान घाटे में डालना था।
इसीलिए शौर्य ने अपनी सूक्ष्म सिद्धि का उपयोग किया और खुद को एक रोशनी के कान जितना छोटा किया और पूरी रफ्तार के साथ वह प्लेन के पहिए के हिस्से से अंदर चला गया। जब शौर्य विमान के अंदर आया तो उसने देखा कि 2 आतंकवादी सभी प्रवासियों के सामने खड़े थे और बाकी के आतंकवादी बिजनेस क्लास में थे। इन सब का लीडर इस वक्त कैप्टन के सिर पर बंदूक तानकर खड़ा था। सभी एयर होस्टेस लोगों को संभाल रही थी। सभी प्रवासी बहुत देर हुए थे। शौर्य ने तभी बिजनेस क्लास के अंदर से एक जाने पहचाने चेहरे को देखा। ये वही औरत थी जिसकी बेटी को शौर्य ने उस दिन किडनैप होने से बचा लिया था। ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर थी। ये वही औरत थी जिसने शौर्य के बारे में जानने के लिए रागिनी को फोन किया था। इस औरत का नाम अहाना मित्तल था। उसे और अन्य प्रवासियों को उन आतंकवादियों ने बिजनेस क्लास से बाहर लाया और इकोनॉमी क्लास के बाकी प्रवासियों के साथ बिठा दिया। सारी परिस्थिति का जायजा लेने के बाद शौर्य वॉशरूम के अंदर गया और अपने असली आकार में आया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर आ गया। जब आतंकवादियों ने उसे वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखा तो वे लोग तुरंत शौर्य पर गन तानकर उसे हाथ ऊपर करने कहा। इसे देखकर शौर्य कहा, 1 मिनट अंकल, मेरी जेब खुली है, मुझे इसे बंद करने दो। इतना कहकर शौर्य ने अपनी जेब बंद की और फिर अपना हाथ ऊपर उठाने की बजाय सामने किया मानो उसने कोई बंदूक पकड़ी हो और बोला, अंकल अंकल, मेरे हाथ में भी ऐसी बंदूक है, देखो इसे देखो। शौर्य ऐसा बोलकर किसी मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की तरह बोलने लगा। शौर्य की ये हरकत देखकर आतंकवादियों ने एक बार शौर्य की उंगलियों को देखा जो किसी बंदूक की तरह तह हुई थी। उसे देखकर एक आतंकवादी हंसते हुए बोला, बच्चे, तुम्हारी बंदूक भी तुम्हारे भेजे की तरह खाली है, अब चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। तभी अचानक शौर्य के दोनों हाथों में पिस्तौल आ गई और बैंग 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 की आवाज हुई और चारों आतंकवादी ढेर हो गए। तभी शौर्य ने पायलट के केबिन के दरवाजे के सामने बंदूक तान दी। बाहर हुई गोलीबारी की आवाज की वजह से वह लीडर बाहर क्या हो रहे हैं ये देखने के लिए दरवाजे से झांक रहा था, मगर जैसे ही उसका सिर बाहर आया एक धमाके की आवाज के साथ उसका सिर फट गया। शौर्य ने अपनी पिस्तौल को हाथ में पकड़ा और उसकी नली को फंक कर कहा, गेम ओवर। इतना कहकर शौर्य ने हेड स्टीवार्ड को देखा और बोला, हसीन सुंदरी, आप अब इस विमान को अपने निश्चित मार्ग के अनुसार यात्रा के लिए ले जा सकती है। यहाँ मौजूद सभी आतंकवादी अब मारे जा चुके हैं। इतना कहकर शौर्य वहीं एक सीट पर जाकर बैठ गया। जब उसने अपनी बगल में देखा तो अहाना उसके बगल में बैठी थी। शौर्य ने उसे देखा और तन मारते हुए बोला, और एहसान फरामोश औरत यहाँ क्या कर रही है? शौर्य को अपने लिए एहसान फरामोश कहना अहाना को अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से शौर्य को देखा मगर उसने उसे नजरअंदाज किया। अहाना ने शौर्य को ध्यान से देखा और बोली, क्या तुम भी मालदीव जा रहे हो? शौर्य ने उसे एक बार देखा और बोला, सिर्फ देशद्रोही लोग मालदीव जैसे देश में जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं भला ऐसे सड़े गले देश क्यों जाऊं? शेर की बात सुनकर अहाना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसने उसे पी लिया और फिर उससे बोली, क्या तुम रागिनी अग्निहोत्री के बेटे हो? शौर्य ने ये सुना तो अपनी एक भौं को उठाया और बोला, मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ऐसी औरत को जरूर जानती होगी, तुम दोनों को हरकतें काफी मेल खाती है। शौर्य के ये दो टूक जवाब अहाना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। तभी विमान के स्टाफ ने बिजनेस क्लास के सभी लोगों को इकोनॉमी क्लास से जाकर अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। इस वजह से अहाना को शौर्य के पास से जाना पड़ा। शौर्य भी अपनी जगह से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया और फिर अपना आकार बदलकर प्लेन से बाहर आ गया। प्लेन के अंदर जब शौर्य बाहर नहीं आया तो होस्टेस ने वॉशरूम खोलकर देखा तो वह पूरा खाली था। वहां उसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा था, जय हिंद। वह होस्टेस लटके हुए चेहरे से बाहर आए और बाकी लड़कियों से बोली, वो लड़का जा चुका है, वहां मैंने सिर्फ इस कागज को पाया है। इतना कहकर उस लड़की ने उस कागज के टुकड़े को सभी को दिखाया जिस पर जय हिंद लिखा था। उस होस्टेस ने फिर वह कागज हाथ में लिया और उसे फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख दिया। अब तक सारे आतंकवादियों की लाशें सभी प्रवासियों के मदद से एक कोने में फेंक दी थी। सभी प्रवासी अभी भी शौर्य के वॉशरूम से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे मगर वह नहीं आया। तभी बिजनेस क्लास के अंदर एक प्रवासी जो कि मध्यम उम्र का आदमी था वह उठकर अहाना के पास आया और बोला, आपको देखकर लगता है कि आप उस लड़के के बारे में कुछ तो जानती हो, तभी वह आपसे इतनी बातें कर रहा था। उस आदमी को बात सुनकर अहाना ने अपना गला साफ करते हुए कहा, दरअसल वह मेरे सीनियर का बेटा है, उसका नाम शौर्य है। उस आदमी ने ये सुना तो वह बोला,
अभी अभी मैंने देखा कि वह लड़का प्लेन से गायब हो चुका है। सभी ने उसे वॉशरूम की ओर जाते हुए देखा, मगर अब इस वक्त वॉशरूम खाली है। उसका कुछ आता पता नहीं है। उस आदमी की ये बात सुनकर हाना के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन फिर उसने आगे कहा, वो आर्मी वाला है तो उसके लिए चलती प्लेन से उतरना इतना मुश्किल नहीं है। जब उस आदमी ने ये सुना तो वह समझ गया कि शायद वह चलती प्लेन से नीचे कूद गया होगा। इधर शौर्य रात के घने अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी तलवार उससे बोली, मास्टर आप आजकल मेरा उपयोग सिर्फ सवारी के लिए कर रहे हैं। आप मुझ पर अब कम ध्यान दे रहे हैं। अपनी तलवार की ऐसी बात सुनकर शौर्य एकदम से हिल गया था, क्योंकि उसकी तलवार हमेशा एक ऐसी आवाज में उसके साथ बात करती है जिसे सुनने के बाद हर मर्द अपना आपा खो दे। शौर्य ने खुद को पहले शांत किया और फिर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर तुम्हारी पर्व नहीं करता तो मैं तुम्हें कभी भी बाहर नहीं निकालता। तुम मेरे शरीर का अविभाज्य अंग हो, मैं भला तुमसे कैसे अपना ध्यान हटा सकता हूँ। शौर्य के मीठे बोल तलवार के दिल को छू गए। तलवार ने खुशी से अपनी रफ्तार बढ़ा दी और वह बहुत अधिक स्पीड से अपने मुकाम की ओर बढ़ गई। अगले कुछ ही मिनटों में शौर्य उस पहाड़ी के ऊपर था। शौर्य ने मन ही मन सोचा कि आज रात वह यहाँ रुकेगा और सुबह होने का इंतजार करेगा, फिर वह इस पहाड़ी को खोलने की विधि शुरू करेगा। लेकिन कुछ बेवकूफ होते हैं जो ऐसे अच्छे वक्त पर आराम हराम करने आ जाते हैं। ऐसा ही हुआ शौर्य के साथ। जब शौर्य पहाड़ के ऊपर उतरा तो उसने पहाड़ की तल में कुछ लोगों को खुदाई करते हुए देखा। उन लोगों में 2 स्वामी थे और 10 से अधिक लोग मजदूर थे। शौर्य ने उनके पास जाकर नजदीक से देखा तो पाया वह स्वामी मंत्र बोले जा रहा था और खुदाई करने वाले लोग उसे खोद रहे थे। शौर्य अंधेरे में एक दूरी बनाकर उन लोगों को जांच रहा था। तभी शौर्य को एक जानी पहचानी आभा महसूस हुई। ये आभा काली की थी। शौर्य ने तुरंत उन 2 स्वामियों को ध्यान से देखा तो पाया कि वह आभा इन दोनों के शरीर से आ रही थी। शौर्य ने हाथ में अपनी तलवार पकड़ी और एकदम छुपकर उन 2 स्वामियों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। शौर्य ने धीरे से पहले स्वामी के गर्दन पर तलवार रही और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी सारी मेमोरी छीन ली। इसके बाद शौर्य ने उस स्वामी को वहीं पटक दिया और खत्म करके दूसरे स्वामी के सामने खड़ा हो गया। दूसरा स्वामी कुछ समझ पाता उससे पहले ही शौर्य ने उसे अपने हाथों से जकड़ लिया था। शौर्य का हाथ किसी लोहे के चिमटे की तरह उसके गर्दन पर कसता जा रहा था। तभी सारे खुदाई करने वाले लोग रुक गए और अपने हाथ में औजारों के साथ शौर्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए। शौर्य ने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और उस स्वामी के सर पर हाथ रखकर उसकी स्मृति निकाल ली। शौर्य ने इतना करने के बाद उस स्वामी को भी वहीं ढेर कर दिया। वह मजदूर इतनी देर से शौर्य पर हमला करने के फिराक में थे, उन्होंने स्वामी के नीचे गिरते ही शौर्य पर हमला कर दिया। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके एक फुकार मार दी। उसके ऐसा करते ही सारे मजदूर हवा में काटी हुई पतंग की तरह उड़ गए। शौर्य ने उसके बाद सामने वाली दीवार को देखा जिसे ये लोग खोद रहे थे। इस दीवार की सतह इतनी मजबूत नहीं थी, इसीलिए ये टूटते जा रही थी। शौर्य ने आगे बढ़कर दीवार की सतह पर हाथ रखा और आंखें बंद की। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट इस दीवार के पीछे एक सुरक्षा सारणी बनाई हुई है जो इस दीवार के गिरते ही सक्रिय हो जाएगी। इस सारणी को आपको तोड़ना पड़ेगा वरना अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। शेर ने ये सुना तो उसने अपने दिमाग में सारणी बनाने का और उसे तोड़ने का ज्ञान याद किया और फिर कुछ मंत्र बोलते हुए उस टीले नुमा पहाड़ को प्रदक्षिणा करने लगा। क्या शौर्य इस सारणी को तोड़ पाएगा? क्या शौर्य को करना पड़ेगा एक और चुनौती का सामना? अब क्या होगा आगे?